डियर, झारखंड राज्य के क्वेश्चनों को पहले पूरा करेंगे। झारखंड राज्य के क्वेश्चन एक्सरसाइज उसका करते हैं, जरा आप लोग बताइएगा झारखंड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। मित्र यहाँ पर एक मैप बनाते हैं, ये आपका झारखंड का एक कॉमन मैप है। अब आप हमको बताइए कि यहाँ पर जो ये पहाड़ी है वह कौन सी पहाड़ियां हैं। सही जवाब दिया आपने, राजमहल की पहाड़ियां। मित्रों, राजमहल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ की चोटी। और पारसनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। उनको जो है राजमहल की पहाड़ियों के इसी चोटी के ऊपर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राजमहल की पहाड़ियों की इस चोटी का नाम दिया गया है कौन? पारसनाथ की चोटी। और पारसनाथ की चोटी मित्रों कितना मीटर ऊंचा है? 1366 मीटर ऊंचा है। मित्रों, एक पहाड़ी आपका यहाँ मिलेगा, इसको कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां। और मित्रों, इसी के पास से नदी निकल करके बहती, जो जमशेदपुर या टाटा नगर होते हुए जाती। इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। मित्रों, रांची के पास इसी नदी पर एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। बहुत अच्छा मित्रों, यहाँ पर एक जिला है, उस जिला का नाम है गढ़वा। एक गढ़वा जिला झारखंड राज्य का जिला है। डियर, ये आपका किन किन राज्यों से स्पर्श करता है? 3 राज्यों से स्पर्श करता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। मित्रों, एक बात और हमको बताइए, झारखंड राज्य में कुल प्रखंड कितने हैं? 5, जबकि कुल जिलों की संख्या है 24। वेरी गुड डियर। वहां की जनजाति कौन है? तो वहां की प्रमुख जनजातियों में एक संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। एक मित्रों मुंडा जनजाति पूछता है, ये कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। मित्रों, झारखंड में ये आपका चाईबासा, आपके मैप में देखिएगा सरायकेला के पास है चाईबासा। चाईबासा क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट के उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बगल में मिलेगा जमशेदपुर, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर है, जिसका दूसरा नाम है टाटा नगर। और मित्रों, ये जो है इस्पात के कारखाने यहाँ ज्यादा है। और जमशेदपुर को स्थापित किया था रतन जी टाटा ने। उनके जो पिता थे जमशेद जी, डियर, जमशेद ने ही आपका इस शहर की स्थापना किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। एक मित्रों और बताइएगा, ये जमशेदपुर या चाईबासा, ये आपका ये जो जिला है वो आपका सिंहभूमि जिला है। सिंहभूमि में इधर वाला पूर्वी सिंहभूमि है, इधर वाला पश्चिमी सिंहभूमि। तो जो चाईबासा है वह सिंहभूमि में पश्चिमी में आता है और जमशेदपुर पूर्वी में आता है। आप लोगों में से कोई गया है यहाँ पर? डियर, जमशेदपुर या टाटा नगर कोई गया है? मैं रात को 12 बजे गया हूँ, रात को 12 बजे गया हूँ। अब महज आपका 14 साल की उम्र में, 13 साल या 14 साल की उम्र थी, और अकेले मैं चला गया यहाँ।
ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन आपका यहाँ से होते हुए गुजरी आपका टाटा नगर से, और यहीं पर मैं उतर करके एक ट्रेन चलती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वह जाती है मित्रों टाटा नगर होते हुए चली जाती है आगे पश्चिम बंगाल या जहां भी जाती है। उसी में बैठ गया मैं और यहीं पर उतरा। रात में 12-1 बज रहा था, उतरा, नया नया शहर था, कुछ समझ में आया नहीं। फिर एक दूसरी ट्रेन पर बैठ गया और चला गया। एक शहर है यहीं पर राउरकेला, जो पड़ता है उड़ीसा में, जहां पर टाटा और इस्पात का कारखाना है। तो यहाँ पर गया, फिर घूमा फिरा, फिर कुछ दिन के बाद घूमते घूमते आराम से किसी तरह पहुंच गया अपने यहाँ आ गया। तो डियर आगे बढ़िएगा, ये चीज जाना आपने। एक अगली बात हमको और बताइएगा, रांची और मुरी के पास ये जो बीच वाली एरिया है वह बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि यहाँ झारखंड में कोयले की खदानें बहुत ज्यादा है। और मित्रों पूरे भारत में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है धनबाद के झरिया से। धनबाद झरिया वो सब एक ही इलाका है। तो झरिया में कोयले के भंडारण आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन कोयला वर्तमान समय में सबसे अधिक निकाला जाता है इस समय। ये आपका पश्चिम बंगाल का स्थान पड़ता है रानीगंज। रानीगंज से कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला है मित्रों, यहाँ जो है ये वाला जो बेल्ट है ना, इसको कोडरमा का पठार कहते हैं। अगर आप झारखंड के पठार को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो एक कोडरमा का पठार, एक हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है रांची का पठार। मित्रों इन तीनों पठारों को कॉमनली नेम देते हैं छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़ते हुए मित्रों अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ पर एक स्थान, एक झील है मित्रों। ये आपका कौन सी झील है? ये आपका झुमरी तलैया, वहां एक स्थान है, झील है, आप उसको देखिएगा। इसके अलावा डियर यहाँ पर बोकारो का स्टील प्लांट वह स्थापित है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और डियर रसिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। जामताड़ा क्यों फेमस है? साइबर क्राइम के लिए फेमस। आगे मित्रों देवघर, जहां पर बैद्यनाथ धाम है, भगवान भोले शिव का एक शिवलिंग है, जहां पर सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष कांवड़ियों का मेला का आयोजन होता है। और सावन में कांवड़िए पूरे भारत से जाते हैं, कहां पर? देवघर। वहां पर जो धाम है उसको बैद्यनाथ धाम कहते हैं मित्रों। और एक कोडरमा का जो इलाका है यह अभ्रक का उत्पादन में प्रसिद्ध है। और मित्रों अभ्रक क्या है? अभ्रक को माइका कहते हैं। अब माइका की एक विशेष क्वालिटी है कि माइका का लेयर या अभ्रक का लेयर किसी भी प्लेट के ऊपर लगा देंगे तो वह उस प्लेट के हीट को ट्रांसफर होने देगा, लेकिन विद्युत धारा का ट्रांसफर होने नहीं देता। आगे मित्रों बात करेंगे, और यहाँ पर एक नदी है झारखंड में बहती है, दामोदर नदी। और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका स्थापना हुआ है मित्रों कब? 1948 में, देश के आजादी के बाद। और मित्रों एक बात और सुनिए, ये जो इलाका है कोयला इतना ज्यादा उत्पन्न होता है कि यहाँ से, इस इलाके से जो नदी जाती है, कौन सी नदी? दामोदर नदी, ये पूरा कोयला बहा कर लेकर जाती, अब ले जाकर कि यहाँ से जो आती है नदी
उसमें वह पूरा कोयला का राख, रेत, बालू सब बहा करके वो आपका हुगली नदी में पट देती। और मित्रों, दामोदर नदी का ये एरिया, इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को एक बात और जानिएगा, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं मित्रों। और दामोदर नदी घाटी परियोजना वह डियर पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना का नाम है मित्रों। क्योंकि पहले झारखंड था नहीं, पहले तो ये बिहार था, और झारखंड राज्य का गठन हुआ है मित्रों 15 नवंबर सन 2000। तो आई होप दैट ये सारे कॉन्सेप्ट आप जानिएगा। इस्पात का भी उत्पादन होता है, और जस्ता का भी, अभ्रक का भी, और तांबा का भी। यहाँ पर यूरेनियम की एक खदान है मित्रों, जादूगोड़ा की खदान। कहाँ पर है? झारखंड में। किसका उत्पादन करती है मित्रों? यूरेनियम का उत्पादन करती। अब आपके मन में होगा यूरेनियम है क्या, क्या विशेषता है? तो जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, उन रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्या? यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है नाभिकीय रिएक्टर में। उसमें न लकड़ी लगता है, न कोयला लगता है, न पेट्रोल, न डीजल। वह एक ऐसी भट्टी है जिस भट्टी में फ्यूल, आपका ईंधन के रूप में मित्रों यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल होता है। आप इस चीज को जानिएगा। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती। तो विखंडन अभिक्रिया होती है मित्रों, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इस पर बार बार प्रश्न पूछता है। तो कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को आप भारी जल का इस्तेमाल करते हैं मित्रों। भारी जल का सूत्र होता है D2। इसका कारखाना कहाँ है? तलचर, उड़ीसा में। और भारी जल को बनाया था किसने? यूरे और वासवर ने बनाया। कब बनाया था मित्रों? 1932 में। पुरस्कार कब मिला नोबेल का? 1934 में। और मित्रों उसके अलावा ग्रेफाइट की छड़ से भी कंट्रोल कर लेते हैं। कैडमियम की छड़ों को कैडमियम का रॉड से कंट्रोल कर लेते हैं। तो कैडमियम का रॉड, ग्रेफाइट की छड़ें, भारी जल, ये बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके न्यूट्रॉन की गति को आप कंट्रोल करते हैं। नहीं तो वह आपका एक तरह से विखंडनीय पदार्थ होता है यूरेनियम। उसकी क्रिया इतनी तेज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 प्रोसेस होता है। या तो ग्रेफाइट, आप लोगों को पता है कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट विद्युत धारा का संचलन करता है डियर, लेकिन वह कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट या कैडमियम या भारी जल से न्यूक्लियर रिएक्टर की गति को कंट्रोल किया जाता है। तो मित्रों आपने देखा जादूगोड़ा झारखंड की खदान, जो आप जान लीजिएगा वह यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड किसके उत्पादन के लिए? यूरेनियम की खदान। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों, आई होप दैट सारे कॉन्सेप्ट आप सब समझे होंगे। ये आपका डियर धनबाद भी आप समझ लीजिएगा। धनबाद के बारे में आप अच्छी तरह से बताया हूं। ये एरिया कोयले का जोन है। और धनबाद में एक बात और याद रखिएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यानी खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? तो धनबाद में। और जो भी स्थान है कॉमनली आपका सबकी चर्चा हुई। अब आइए आपको पढ़ना है पश्चिम बंगाल। आइए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल।
आगे बढ़िएगा। और डियर हेडिंग अपनी लगा लीजिएगा पश्चिम बंगाल। मित्रों देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में हम बताएंगे। डियर पश्चिम बंगाल के बारे में, यह है मित्रों पश्चिम बंगाल। ये आपका पश्चिम बंगाल, ये पूरा है डियर ऐसे। इसका मैप एक अलग से मैं बना देता हूं। इस तरह से है इसका मैप। अब डियर समझिएगा, इसमें एक प्रश्न तो ये याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल राज्य, सबसे पहले इसका पूरा इतिहास जानिए। वास्तव में इसका नाम पश्चिम बंगाल जरूर है, लेकिन यह पश्चिम में है ही नहीं। यह है मित्रों कहां पर? पूरब में। लेकिन एक बात समझिएगा कि ये जो हिस्सा है बंगाल, और यह अंग्रेज उस समय था, क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। आपने सुना होगा, भारत का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। मित्रों लॉर्ड कर्जन को की तुलना जो है लोग औरंगजेब से करते, क्योंकि इसका नीति था कि फूट डालो शासन करो। अब मित्रों एक बात समझिए, यहाँ कोलकाता, ये जो बंगाल की एरिया है, यहाँ पर क्रांति का जो मिसाल शुरुआत हुआ था, और यहाँ के लोग जो है खास तौर पर, हाँ, लॉर्ड कर्जन की तुलना की जाती है औरंगजेब से। और डियर लॉर्ड कर्जन की तुलना की जाती है किससे? औरंगजेब से। आप लोग अपना देखिएगा उस कंटेंट को क्या चीज है। आप मित्रों यहां पर जब देश आजाद नहीं हुआ था, ये सेशन था मित्रों 1905 या 6 की बात। अब हम अलग अलग बताएंगे। तो मित्रों 1905 में अब अंग्रेजों की नीतियां थी। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर जो क्रांति या आंदोलन की बगावत आपका शुरू हो रही थी, यहाँ धीरे धीरे इसकी बगावत को भांप करके अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ब्रिटिश गवर्नर किसने? लॉर्ड कर्जन। मित्रों सही जवाब आपने दिया, बंगाल का विभाजन किया। और उसने लंदन में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और क्या उसका कमाल था जरा देखिए। तो उसने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको मित्रों पूरब वाले को दिया पूर्वी बंगाल, और पश्चिम वाले को दिया पश्चिमी बंगाल। मित्रों यहाँ पर जो है मुस्लिम की मेजोरिटी थी, यहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी थी। पश्चिम बंगाल में हिंदू की मेजोरिटी थी, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की मेजोरिटी। और डियर मुस्लिम और हिंदू में थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन के मामले में
हिंदू 100 साल आगे हो जाते हैं किससे? मुस्लिम से। अब हुआ क्या है, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठा लिया। और फायदा कैसे उठाया देखिए, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल एरिया था, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी, और यहाँ पर हिंदू बाहुल एरिया था, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या कम थी। और मित्रों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है ये आपका 1906 में। मित्रों, आप जानते हैं इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन व्यक्ति है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का ये था, उसने देखा कि अगर आपका हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे नहीं तो भारत देश हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो लॉर्ड कर्जन की ये नीति थी, और उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये मुस्लिम लीग को प्रमोट करने का काम उसने किया था। अब समझिएगा इस चीज को। अब उसने क्या किया, यहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, तो उसने क्या किया कि हिंदुओं की संख्या कम थी, तो यहाँ पर जो मस्जिद थे वहां पर मुस्लिम एक जानवर की मांस से बहुत भयभीत रहते, सुअर के मांस से। उसने क्या किया कि यहाँ पर मस्जिदों में सुअर का मांस फेंकवा दिया। ये सब नीति था अंग्रेजों का, और ये आपने इतिहास में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, हम बता दे रहे हैं कुछ कुछ। तो इसने जब फेंकवा दिया और मुस्लिम आपका बौखला गए, तो मुस्लिम को भी कहना चाहिए, वहां हिंदू में माइनॉरिटी में थे, और माइनॉरिटी वाले लोग जो हैं डियर, उनको हमेशा हिसाब से रहना चाहिए जहां भी जिसकी माइनॉरिटी। अब जो है जब इन्होंने ऐसा किया तो ये सब मुस्लिम वाले, मुस्लिम लोग की संख्या ज्यादा होने के कारण वो आराम से यहाँ पर हिंदुओं को जो है बिना पूछे पाछे इनको खूब बढ़िया से इनकी थुराई कर दी है। अब जब यहाँ पर इन लोगों की थुराई हो गई तो बस अब कहा लॉर्ड कर्जन आ जाइए इस बगल। इस बगल आया तो जो हिंदुओं का मंदिर था उसमें गाय का मांस फेंकवा दिया। ये लोग आपका गरम थे ही आपका यहाँ हिंदुओं की थुराई होने से, बस ये लोग थूर दिए किसको? मुस्लिमों को। बस हो गया इसमें बगावत। बड़े आराम से उसने आपका, जब थुराई उराई हो जाता है किसी का भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, तो वहां पर क्या होता है, वहां अलगाव की भावना पैदा होती। तब उसने 1906 में मुस्लिम लीग को आपका स्थापित करने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। कौन? लॉर्ड कर्जन। इसलिए मित्रों लॉर्ड कर्जन को कहते हैं क्या? हाँ डियर, फूट डालो शासन करो की नीति में बहुत आगे था, और इसकी तुलना होती किसके? किससे? औरंगजेब से। अरे कहीं भी कोई है, मान लीजिए यहाँ मस्जिद में अगर कोई फेंक ही दिया तो बुला के पूछ लेते, एक दिन पूछ लेते, उसके अगले दिन थुराई कर देते हिंदुओं का। कौन सी इसमें जल्दी है, भाग रहे हैं कि आपका? और एक दिन बाद थुराई कर देते, पूछ लेते भैया आप लोगों ने फेंका है क्या? बिना पूछे आपका थूर दिए, आपका परिणाम नहीं समझते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जो पावरफुल हो, पावरफुल व्यक्ति हमेशा कमजोर को उकसाता है। आप जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जो आपका दर्द याद होगा मजबूत पावरफुल, वो आपको बार बार उकसाएगा, और अगर आप उनसे उलझ गए तो आपको बढ़िया से वह थूर भी देगा, आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब चौपट हो जाएगी। इसलिए आपका दो चार कुछ भी आपका थोड़ा मोड़ा नुकसान भी सहना पड़े तो उससे उलझिए मत जब तक कि आपकी नौकरी न लग जाए। आप फिर नौकरी आपकी लग जाएगी तो फिर आपका वो आपसे किसी तरह का कोई बात नहीं करेगा। इसलिए आप अपने वक्त का इंतजार करिए। आप किसी पावरफुल व्यक्ति से तब तक मत उलझिए जब तक आप खुद पावरफुल बन न जाएं, और जब आप मित्रों पावरफुल बन जाएंगे आपसे कोई भी व्यक्ति उलझेगा नहीं। तो इसलिए इस बात को इतिहास ये बताता है, हमें इतिहास से सारी बातें सीखना चाहिए। अब मित्रों